नमस्कार। आप थक गए हैं, ये मैं नहीं कहा, ये मैंने सुना था। सुना था बहुत दिनों बाद जब मैं बिहार आया, काफ़ी लंबे समय तक बिहार में मैं नहीं था, पढ़ाई-लिखाई, पत्रकारिता का सिलसिला। तो आजकल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी चूँकि सरकार में हैं, तो उसके पूर्व अध्यक्ष थे। अभी तो सम्राट चौधरी हैं, पगड़ी धारण करते हैं, हम लोग जानते हैं सम्राट चौधरी को, उनकी पगड़ी से पहचाने जाते हैं सम्राट जी। तो पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश जी थक गए हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि नीतीश जी को भूलने की बीमारी हो गई है। पूर्व अध्यक्ष जायसवाल साहब डॉक्टर जायसवाल हैं, डॉक्टर भी हैं, शरीर विज्ञान के डॉक्टर हैं, चिकित्सा शास्त्री हैं, उनका कहा मायने रखता है। फिर पटना में मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ वहाँ नीतीश जी के भूलने की बात आती थी। नीतीश जी बूढ़े हो रहे हैं, नीतीश जी भूल गए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने विधानसभा में अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए तमाम तरह के आक्रोश भरे शब्द कहे, तो जीतन राम मांझी जी का भी रिएक्शन था कि नीतीश जी बीमार हो गए। यही बात इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश जी थक गए। नीतीश जी थक गए ये बात विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कही और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश जी थक गए हैं, हम नीतीश जी को हमने दौड़ाया। तेजस्वी यादव यानी नीतीश जी, हम सब जानते हैं तेजस्वी यादव नीतीश जी के भतीजे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे दशरथ हमें वनवास भेज रहे हैं। तो कुछ घर से, कुछ बाहर से ये कहानी आई कि नीतीश जी थक गए। नीतीश जी थक गए हैं। लालू प्रसाद जी लगभग बीमार हैं। लगभग बीमार मतलब किडनी उनका ट्रांसप्लांट हो गया है, लेकिन और भी बीमारियां हैं और वो बाहर हैं। राजनीति से भी लगभग खुद भी बाहर है, चुनाव नहीं लड़ सकते। राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी अब राजनीति में हैं, लेकिन बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं है। जीतन राम मांझी, उन्होंने घोषित करके सक्रिय राजनीति से अपने को विदा कर दिया है। तब बड़ा सवाल उठता है कि बिहार का नेतृत्व अब किसके हाथ में जाने वाला है। तेजस्वी यादव जो आजकल चैंपियन कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, पूरे देश भर में नाम कमा रहे हैं, खास करके तब जब उनका विधानसभा का भाषण पूरे देश के लोगों ने सुना। पूरे देश के तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, हर जगह से, हर कोने से प्रशंसा है। यहां तक कि जनता दल यू के काफी प्रखर प्रवक्ता, काफी वोकल प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी उस भाषण की प्रशंसा की। तेजस्वी यादव करेंगे क्या नेतृत्व? क्या सम्राट चौधरी करेंगे, जिन्होंने पगड़ी बांध रखी है और कहा था कि नीतीश जी को हटाऊंगा? आज भी वो संकल्प करते हैं कि हमारी पार्टी का एजेंडा है नीतीश जी को हटाना। ये भी युवा है, काफी धारदार दिखते हैं, आक्रामक बातें करने की कोशिश करते हैं, वैसी नहीं कर पाते जैसे आसाम के मुख्यमंत्री करते हैं। या फिर चिराग पासवान हैं, जिनके पास पिता की विरासत है, पिता का वोट बैंक है, काफी अपीयरिंग पर्सनैलिटी है, काफी अपीयरिंग भाषा में बात करते हैं, अपीलिंग भाषा में बात करते हैं, थोड़ा सा सिनेमाई अंदाज है उनका। तो क्या वो, या प्रशांत किशोर जो पिछले कई महीने से बिहार में घूम रहे हैं? ये सवाल है और इसी सवाल पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन पैनल है। हमारे साथ हैं धनंजय कुमार, नागरिक के संपादक, और हम लोग 9 बजे उनका कार्यक्रम देखते हैं, स्त्री काल पर भी देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। तो आफरीन जी, धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु जी, सीनियर जर्नलिस्ट जी, नमस्कार। और बिहार की राजनीति, नमस्कार। और नवेंदु जी बिहार की राजनीति की नब्ज को समझते हैं, काफी लंबे से देख रहे हैं, बहुत नजदीक से। और हमारे साथ हेमंत जी हैं, स्त्री काल के दर्शक, इनसे परिचित हैं, नागरिक वाले शो में भी आते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, खास करके बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को कायदे से जानते समझते हैं और उस पर अपनी एक सोच समझ और एक स्टैंड भी रखते हैं। तो सबसे पहले तो आज का सवाल ही जो शीर्षक ही है वो सवाल है, हेमंत जी,
किसी नए सवाल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे लगता है। नीतीश जी थक गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कई बार देखा भी जा रहा है। तो बिहार का नेतृत्व आप किसमें वो उसको भी देखते हैं, तेजस्वी, सम्राट, चिराग या प्रशांत किशोर? हेमंत जी। हेमंत जी, आप संजीव सुन भाई, पाए? हाँ, मैं थोड़ा देर से जुड़ा था, जी। इसलिए पूरी बात आपकी नहीं मैंने सुनी, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं उसी पर आ रहा हूं कि नीतीश जी की जो ऊर्जा है वह कैसी है, कितना उनमें ऊर्जा बची है ये तो दिखाई दे रहा है। और खास करके अभी इस बार जब उन्होंने पलटी मार करके बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद से पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज जो है और लैंग्वेज दोनों ही बदला हुआ है। दोनों में कोई वो ओज नहीं नजर आता है। वो लगता ही नहीं है कि वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार में इतने सारे काम किए। और उनके वो जब खड़े होते थे तो उनके साथ में खड़े होने के लिए बहुत लोग झिझकते थे, उनके बिल्कुल पैरेलल नहीं खड़े हो पाते थे। आज स्थिति यह है कि मैं देख रहा था कल उनका एक वीडियो, वो उनसे सवाल पूछा जा रहा है और उनके बदले में विजय चौधरी जो मंत्री हैं वो जवाब दे रहे हैं। वो नीतीश जी अटक जा रहे थे, वो क्या बोलना चाह रहे थे वो बोल नहीं पा रहे थे, और उनके बदले में विजय चौधरी समझिए कि प्रॉम्प्ट कर रहे थे वो। तो ये हालत नीतीश जी की हो गई है। तो तेजस्वी ने जो विधानसभा में भाषण के दौरान कहा था कि हमने एक थके हुए मुख्यमंत्री को दोहराया, और बिहार में जो काम असंभव उन्होंने कह रखा था कि ये असंभव नहीं है, असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, वो काम करके दिखाया। तो आज की तारीख में निश्चित रूप से बिहार में जो नेतृत्व का सवाल है कि बिहार को कौन लीड करेगा। तेजस्वी लीड करेंगे, चिराग पासवान लीड करेंगे, या प्रशांत किशोर लीड करेंगे। प्रशांत किशोर तो जन स्वराज को लेकर के गांव-गांव में वो घूम रहे हैं पूरे बिहार के गांवों में, और वो एक स्वर से बीजेपी और आरजेडी की आलोचना करते हैं। लेकिन वो उन्होंने कह रखा है कि लोकसभा चुनाव उनको नहीं लड़ना है। तो वह ये लोगों को यह नहीं बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो क्या करेंगे। उनके वो जो अलग जगह रहे हैं, तो आखिरकार जो उनके साथ लोग हैं वो कहाँ जाएंगे लोकसभा चुनाव के दौरान। तो एक जो उनके ऊपर ये लग रहा है, जो संदेह किया जाता है कि वो बीजेपी को परोक्ष रूप से मदद करना चाहते हैं। तो ये एक सवाल है। दूसरी दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान में निश्चित रूप से बहुत अधिक ऊर्जा है और अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपने आप को उन्होंने हनुमान घोषित कर रखा है। मैंने कई बार आपके से ही साथ बातचीत में संभवतः या धनंजय भाई के साथ बातचीत में ये कहा है कि जो व्यक्ति हनुमानगिरी करता है वह खुद नेतागिरी नहीं कर सकता है। वह दूसरे की फसल काटेगा, उनके 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 खेत में हल चलाएगा, लेकिन वो उसका मालिक नहीं हो सकता है। तो उनकी हालत बिल्कुल उसी तरह की है कि वह हनुमानगिरी करेंगे तो वो उनकी हैसियत क्या होगी। रामविलास जी के जाने के बाद लग रहा था कि चिराग पासवान बिहार के गांवों में निकलेंगे और अपना जनाधार वो तैयार करेंगे। निश्चित रूप से जाति के आधार पर उनके साथ एक फैन फॉलोइंग है, उसका वोट बैंक भी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर रखा है बीजेपी के एजेंडे को लेकर के। उनके पास अपना कोई दलित एजेंडा नहीं है जिस समाज से वो आते हैं। तो जब आपके पास कोई अपना इंडिविजुअल एजेंडा नहीं होगा, आप दूसरे के बोरो प्लेयर के रूप में जब आप मैदान में रहेंगे, तो बोरो प्लेयर की हैसियत क्या होती है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व मिल जाएगा या बिहार का नेतृत्व वो कर पाएंगे, ये उनकी हनुमानगिरी से तो होने वाला नहीं है। इसके लिए उनको अपनी भूमिका बदलनी होगी, जो बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब रही बात तेजस्वी की, तेजस्वी का जो भाषण आपने विधानसभा में सुना और उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, वो इस रूप में हो रही है कि तेजस्वी ने बहुत संयमित और संयत ढंग से नीतीश कुमार को जवाब दिया, बीजेपी को जवाब दिया और मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में अपनी अहमियत रेखांकित की। उन्होंने कहा कि
जो काम आपने नहीं किया नीतीश जी, उन्होंने कहा कि आप हमारे चाचा हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, और आपने कहा था कि हम बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग साथ आए हैं और मोदी जी को इस बार सत्ता से बाहर करना है। लेकिन आप तो मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए, तो आपका काम अब आपका भतीजा करेगा और बीजेपी को बिहार में रोकने के लिए झंडा लेकर निकलेगा। तो यह जो ये जज्बा है, यह नेतागिरी का जज्बा ये है। बाकी हनुमानगिरी का जज्बा जो है, वो नेतागिरी का जज्बा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि लेकिन एक तेजस्वी ही एक जी एक नेतागिरी का जज्बा हेमंत और भी है, वो है सम्राट चौधरी के पास, जो अभी भी घोषित कर रहे हैं कि हम नीतीश जी को हटाएंगे। तो आगे क्या ये तेजस्वी वर्सेस सम्राट चौधरी होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस हद तक धूम करेगी? देखिए, उसके बाद हम चलेंगे नरेंद्र जी की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा वीडियोस दिखाएंगे। जी, सम्राट चौधरी जी को लेकर के जो चीजें सामने है, उसमें एक चीज साफ है कि सम्राट चौधरी आक्रामक तो है पहले से भी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने एक तरह की आक्रामकता ओढ़ ली हुई है। वो एक तरह से ओढ़ी हुई आक्रामकता उनमें भी दिखाई देती है, और वो उसके लिए तरह तरह का ये करते हैं, शो ऑफ करते हैं। जैसे कि वो जो मुरेठा बांधे हुए हैं, तेजस्वी ने विधानसभा में भाषण के दौरान कहा कि अरे आपने जो ये मुरेठा बांध रखा है, ये गजब बात है। आप लगता है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, मैदान में उतर गए हैं आप, ये क्या बांध रखा है। तो एक तरह से उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को गद्दी से उतारने के बाद ही हम अपना मुरेठा उतारेंगे, तो नीतीश जी तो अब उन्हीं की पार्टी के सहयोग से फिर से मुख्यमंत्री हैं। तो मुरेठा तो कम से कम नैतिकता के आधार पर भी उनको उतार देना चाहिए। लेकिन अगर प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, तो जो मुरेठा उन्होंने बांध रखा है, तो वो लगता है कि नीतीश जी का सफाया करने के लिए है, वो उन्होंने बांध रखा है उसको। तो जो आक्रामक मिजाज है सम्राट चौधरी का, ये बीजेपी की राजनीति को सूट करता है। जैसे कि आप देखिएगा, उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लाया गया था, उधर असम में हेमंत बिश्व शर्मा को लाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसी तरह उधर आप कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या है, ढेर सारे नाम है बीजेपी में जो आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आक्रामकता जो है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सूट करता है उनके व्यक्तित्व को, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को लार्जर देन लाइफ साबित करने के लिए, हकीकत से बड़ा बताने के लिए आक्रामकता और रखी है। तो वो जो उनकी अपील है, वह अपील बहुत बहुत पैन बिहार नहीं है। वो एक खास बीजेपी के इसको जो कोर वोटर जो है, उसको ज्यादा अपील करता है। तो मुझे लगता है कि ये आक्रामकता बिहार जैसे स्टेट में नहीं चल सकती है। बिहार जैसे स्टेट में आपको आक्रामकता के साथ आपको सौम्य भी होना पड़ेगा। जी, तो आएंगे आपकी ओर दोबारा, और बिहार जैसे राज्य में ये आक्रामकता नहीं चल सकती है। आप थोड़ा थोड़ा सा, वैसे तो हम सबकी स्मृति में है सबके भाषण, सबके स्टेटमेंट भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा तीनों के भाषण भी हम लोग हल्का अपने दर्शकों के लिए कर लेते हैं, एक मिनट, और उसके बाद नवेंदु जी की ओर आएंगे। हम सबकी स्मृतियों में वो थोड़ा सा एक बार और भाषण हॉन्ट करेगा, उस पर फिर बात करेंगे। जी, आफरीन। तो ये प्रसंग है, और ये सच है, बिहार है, जब तक कि आफरीन लेकर के आ रही हैं नवेंदु दा। तो ये जो एक बिहार है, बिहार में आक्रामकता नहीं चलेगी, बिहार में ओजस्विता चलेगी, जमीन पर कितना सपोर्ट है वो चलेगा। हम जी, थोड़ा सुन लेते हैं। और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया, और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है
कि ये डिप्टी सीएम बने, इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। अच्छा चलिए ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में दो डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3, मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं। और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई जी कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। कितनी है उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आप कर दिया था तो मन में कभी भी ये तो आपके बात मन करते में हैं, भी उसके बाद आगे सम्राट को सुनेंगे। जी जी बताएं। तो ये तेजस्वी तो हम सबने सुना है, कई सुना है। जी, तो क्या बिहार में ये 4 छवियां हैं, सबको हम लोग सुनते रहे, आप हमेशा सुनते भी हैं, देखते भी हैं, इनकी एक्टिविटीज भी देख रहे हैं और इनका जनाधार भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो सीधा ही सवाल है कि आपको किनमें संभावना चाहिए, कौन नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है? जाहिर तौर पर अगर आप देखें पूरे बिहार की राजनीति को पिछले 35 सालों से अगर देखें तो 35 सालों में जो एक धारा जो चली है बिहार में राजनीति की, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सो कॉल्ड सोशल जस्टिस की धारा है। लालू प्रसाद ने लीड किया, राबड़ी देवी ने लीड किया, फिर जो है नीतीश कुमार ने लीड किया और बीच बीच में डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी और आरजेडी के तेजस्वी वगैरह इन लोगों ने लीड किया। तो ये धारा फिलहाल तो ये तय मानिए कि बिहार की राजनीति का बहुत ही कोई ध्रुव जो है नहीं बदलने वाला है, वो बदलने नहीं जा रहा है कि पूरा जो है माने पोल जो है वो पोल ही शिफ्ट कर जाए, तो ऐसा कुछ तो नहीं होने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर वो चाहे लाख धर्म की राजनीति हो, चाहे लाख सांप्रदायिकता की राजनीति हो, तो अभी मुझे वैसा नहीं दिख रहा है कि अभी 2024 का चुनाव है या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे समय में, ऐसे वक्त में वो पूरी धुरी ही बदल जाए। तो धुरी नहीं बदलने वाली है। तो धुरी कौन सी धुरी चलेगी? फिर तो वही धुरी जो अभी तक पिछले 35 सालों से चली आ रही है, वो है सोशल जस्टिस की राजनीति का। यहाँ बीजेपी की भी मजबूरी है कि वो सोशल जस्टिस के दिन जिन ग्रामर्स को अपने साथ उसने इवॉल्व किया, अपने जोड़ा, उस सोशल जस्टिस के ग्रामर को
ही बिहार में वो उसका पिटारा खोले, वो बाकी धर्म और सांप्रदायिकता का पिटारा वो खोलेगा तो शायद वो पिटारा उसका कोई पसंद नहीं करेगा, कोई सामान लेगा नहीं। इसलिए कि इसका कारण भी है, देखिए लालू प्रसाद उस पूरे कम्युनलिज्म जी लालू प्रसाद उस पूरे सांप्रदायिकता के खिलाफ एक बड़े सेनापति के तौर पर इस बिहार में युद्ध लड़े हैं। और फिर नीतीश कुमार भी बार बार जो है वो सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ, और अब तो वो क्रेडिट भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या, अभी उन्होंने परसों ही बयान दिया कि वो बिहार में हमने दंगों को रोकने का काम किया, जबकि दंगों को रोकने का काम जो है यही तो एक ऐसा खाता है जिस खाते में लाख करोड़ का नोट कहिए तो वो नोट अगर दर्ज है तो लालू प्रसाद के नाम से दर्ज है, कि लालू प्रसाद ने जो है वो सांप्रदायिक दंगों को रोका, उसको काबू किया और बहुत ही जबरदस्त ढंग से जो है उसके लिए एक जो प्रशासनिक घेराबंदी है वो भी उन्होंने की। लेकिन चलिए नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार ने भी सेकुलर वोटों को लेकर के, बाकी अपने वोटों में एक एजेंडा उनका सेकुलर वोटों को हासिल करने का भी था, तभी ये होड़ भी चली जो मैं बार बार बोलता हूं कि सेकुलर का नेता कौन, लालू की नीतीश। तो उस समय लालू थे, फिर नीतीश खुद भी नेता बने सेकुलरिज्म के, तो इसलिए उन्होंने जो है अल्पसंख्यक वोटों को भी साधा, उन्होंने अपनी राजनीति में भी गोधरा और तमाम तरह की चीजों को बिठाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए वाला पोस्टर जो है वो न छपे, इसके लिए उन्होंने भाजपा का भोज खींच लिया। तो ये सब था कि कहीं ना कहीं सेकुलर पॉलिटिक्स को ही बिहार में चलना पड़ेगा और उसी के आधार पर यहाँ वोट मिलेगा। तो अब देखिए बीजेपी का भी जो मामला है, तो बीजेपी भी यह कहती हुई सुनाई देती है कि हमारे राज्य में कहाँ दंगे हुए, वो बाकी दूसरे राज्यों की बात करती है। लेकिन बिहार में नीतीश के राजकाज में जो दंगे हुए, अभी हाल फिलहाल जो बिहार शरीफ का दंगा हुआ, जो उसके पहले भी जो है बेगूसराय में जो दंगा हुआ, 13 का दंगा भी मुझे याद है, नालंदा में जो दंगा हुआ, तो ये दंगे बता रहे हैं कि इन दंगों में कौन था। तो इन दंगों में जाहिर तौर पर जो भगवा ब्रिगेड जिसको विपक्ष बोलता है, तो भगवा ब्रिगेड से जुड़े संगठन थे। तो एक तो संजीव जी ये बात जान लीजिए कि बिहार में राजनीति, मेरा अपना ये मानना है कि वो सामाजिक न्याय की ही चलेगी और उस सामाजिक न्याय में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, ये दोनों ही चलेगी। अब इसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं है। इसलिए बीजेपी के नेता हो तो, जेडीयू के नेता हो तो, और आरजेडी तो है ही, वो वही पहाड़ा पढ़ेंगे। और उस लिहाज से अगर बात करें तो एक जैसे होता है ना कि धारावाहिकता, तो उस धारावाहिकता में मुझे जो दिखाई दे रहा है आज की राजनीति में, और राजनीति में हमेशा ये देखा जाता है कि कल की राजनीति का सबसे जो है मुखर, सबसे प्रखर और सबसे नेतृत्व करने वाला वो चेहरा कौन सा हो सकता है जो लंबा जाएगा, यानी लंबी रेस का घोड़ा। तो उस आधार पर कल गए तेजस्वी की यह तस्वीर हो या ना हो, कल गए यानी कि आज से 3-4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से और आज 24 तक, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं कि आज वो विधानसभा में जो भाषण हुआ उसने तेजस्वी वो प्रखर बना दिया। तेजस्वी को 20 से आपको काउंट करना पड़ेगा, और एक किसी भी नेता का मूल्यांकन तब सही हो पाता है जब वो देखेंगे कि आप वो पूरी धारावाहिकता में, एक स्थिरता में वो किस लय, गति, ताल, छंद के साथ वो चल रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि तेजस्वी 20 से जो चले, विधानसभा का चुनाव लड़े, 12,000 ही कम वोट वो ला पाए एनडीए गठबंधन से। नीतीश कुमार जैसा नेता उनके सामने था, 12,000 भी नहीं, 11,400 या कुछ ऐसे वोट थे टोटल वोट में। और फिर वो जिस तरीके से तेजस्वी ने कैंपेन किया, और जिस तरीके से, एक सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नैरेटिव को, बीजेपी के एजेंडा को, चूंकि बीजेपी जिस एजेंडा को बनाना चाहती है और जिस पर माना जाता है कि बीजेपी एक्सपर्ट है इसमें, और वो कई जगहों में, कई राज्यों में वो चुनाव को उलट पलट के रख देती है,
तो बीजेपी जो नैरेटिव गढ़ने की उस्ताद मानी जाती है, अपने एजेंडा की सड़क तैयार करने की राजनीति मानी जाती है चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको यह भी ध्यान होगा कि 2020 के चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया था। वो कौन था नेता? वो था तेजस्वी यादव, जिसने जो है उनके तमाम धर्म सांप्रदायिकता वगैरह वगैरह, मोदी और कौन नारा और घर घर मोदी, इन सब चीजों में पड़ा ही नहीं वह इंसान, और वो सिर्फ बात करता रहा क्या? रोजगार की। रोजगार से पहले उसका जो मेन फलसफा था उसको जरा गौर कीजिए, आज भी तेजस्वी उसको रिपीट कर रहे हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई, ये है वो पूरा फिलॉसफी जो आप कहें कि एजेंडा, उस एजेंडा पर आप सोचिए, अगर इस एजेंडा की भरपूर व्याख्या करें तो ये एजेंडा जो है, इसमें छूट कहां रहा है कोई भी हिस्सा, कोई भी इशू। और उसमें फिर ये जो रोजगार, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय औसत से भी अधिक बेरोजगारी जो है बिहार का औसत वो बताता है, उसमें रोजगार का जो अभी उसमें 20 के चुनाव के उस नारे के बाद, उस वादे के बाद, अभी जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने वादे पूरे करने की दिशा में जो काम किया, तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ व्याख्या करने या पक्ष विपक्ष का ये राय प्रतिक्रिया लेने की बात नहीं, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। और फैक्ट के साथ जब कोई भी हम लोग या पत्रकार कोई व्याख्या करेगा तो यही व्याख्या करेगा ना कि फैक्ट्स क्या बता रहे हैं। तो सारे फैक्ट्स जो है वो तेजस्वी के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो फैक्ट्स जो ये तय करेगा कि बिहार का नेता कौन होगा और बिहार किसके साथ जाएगा। तो भविष्य की राजनीति के नेता हैं तेजस्वी यादव। ये अब उनके विरोधी दलों में भी लोग ये कह रहे हैं, मुखर होकर कह रहे हैं, चाहे जेडीयू के लोग हों या बीजेपी के। और दूसरी बात है कि सिर्फ माई यानी कि मुस्लिम यादव की आरजेडी जो थी, जो उनके पिता लालू यादव की राजनीति का जो ध्रुव था, जो धुरी थी, उस धुरी से भी आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी। तो उन्होंने जब A to Z की बात कही तो आप सोचिए वो कोई मुहावरा नहीं था। A to Z में भी फिर वही नैरेटिव था, वही एजेंडा सेट करने की बात थी कि हम सबके साथ है, यानी कि जो बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसका काउंटर करता हुआ भी और बहुत ही मजबूती से A to Z का जो नारा है, तेजस्वी का जो नारा उन्होंने गढ़ा, और उस आधार पर उन्होंने चुनावों में टिकटों को भी बांटा और फिर उस तरीके से लोगों की भीड़ भी जुटाई, नुमाइंदगी भी जुटाई। तो इस तौर पर संजीव जी, मेरा ये मानना है कि बीजेपी के पास सम्राट जैसा एक चेहरा है। अगर सम्राट के आईने में अगर तेजस्वी को देखने की कोशिश करें तो जाहिर तौर पर एक मुकाबला है, लेकिन वो मुकाबला फिर एक जगह आकर मार खा जाता है। जो हेमंत ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बिहार जो है, ये गर्माहट और एग्रेशन जो है, और वो एक उदंडता या वितंडा अपनी बातों में फैलाना, ये नहीं पसंद करता है। दूसरा है कि बिहार हमेशा वो एक छवि का नेता ढूंढता है, वो छवि जो जन सरोकार की छवि रखने वाला कोई नेता हो। तो सरोकार यानी कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जन सरोकार और साथ ही साथ जो है वो एक बात कि आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। यूथ होने के बावजूद भी सम्राट से शायद मुझे लग रहा है कि उम्र में थोड़े छोटे ही होंगे तेजस्वी यादव, लेकिन उस बावजूद इसके वो जो मैच्योरिटी लेवल है, जो उनके बातें करने का अंदाज, जो शब्द, जो भाषा, जो प्रतीक, जो बिंब, और फिर जो अपील, खास तौर पे अपील, एक लीडर में एक सबसे यही देखा जाता है कि अपील। उस मुकाबले में अगर सम्राट को देखते हैं तो सम्राट की हम क्या करें, क्या कहें आपसे, मुझे जो लगता है कि बीजेपी के पास अगर सबसे दरिद्रता है बिहार में, तो वो लीडरशिप को लेकर ही है। और चाहे वो देखिए प्रयोग इतने कर रही है, ये मैं कह नहीं रहा हूं, इसके लिए भी फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स बता रहे हैं कि कितने प्रयोग किए बीजेपी ने। संजय जायसवाल, उसके पहले मंगल पांडे, बस कंक्लूड करेंगे, नित्यानंद राय, फिर उसके बाद अब देखिए सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा वगैरह वगैरह। तो जात को भी यूज किया, जमात को भी यूज किया, और एक नेता के तौर पर एक की पुराने नए, इसका भी उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन टिकाऊ कहाँ हुआ। लेकिन इसके मुकाबले
तेजस्वी टिके हुए हैं और वो उनका टिकना भी बता रहा है कि शायद आगे की राजनीति में बिहार जो है, अगर आस्था कोई जताएगा तो वो शायद मुझे तेजस्वी की राजनीति में जताएगा। जी चंदन जी जी। और उनके टिकने का एक बड़ा आधार धनंजय जी, उनका जो वोट बैंक है वो भी है, और उनकी अपनी सलाहियत तो हम सब देख ही रहे हैं, और जब जब विपक्ष में उनको मौका मिलता है तब तो वो और निखर करके सामने आते हैं। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में, और ये संकट जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, जिसे कायदे से बता रहे हैं नवेंदु दा, और वो ये है कि उनका, और सवाल ये भी रहेगा भारतीय जनता पार्टी से कि ये कितना ग्रूम करेगी इनको, सम्राट जी, या ये केशव मौर्य वाला हालत होने वाला है इनके साथ। तो ये सब प्रसंग है। और दूसरी तरफ प्रशांत जी हैं, चिराग हैं, तेजस्वी हैं, किसको देखते हैं? बहुत विस्तृत तरीके से हमने सुना भारत बिहार की जो पुरानी राजनीति थी, जो लालू जी ने किया और जो नीतीश ने किया, तो आगे क्या आप देखते हैं? तो उसके पहले यदि इस बीच में मैं गायब था, यदि आफरीन ने सम्राट का कुछ नहीं सुनाया तो सुना दिया जाना चाहिए। नाइंसाफी किसी के साथ ना हो, थोड़ा सम्राट और थोड़ा प्रशांत को सुन लेते हैं हम। जी इसमें आवाज, आफरीन इसमें आवाज नहीं है। कर रहे थे। देखिए, मैं सरकार में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। 1999 में पहली बार मंत्री बना, तब से काम कर रहा हूँ। लंबा अनुभव है इस काम का करने का। लेकिन मेरा अपना मानना है, आज के तारीख में जो खट्टे मीठे अनुभव थे उसको ठीक करना, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंध को और अच्छे करना, और बिहार के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े, चाहे वो जदयू के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता, इसका संपर्क और बढ़े, जिससे कि हम 2024 और 25 का चुनाव बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि हम आपकी चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये पहला तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से अपार बहुमत के साथ बिहार से क्लीन स्वीप करके जाएं, यही हम लोगों की कामना। खट्टे मीठे अनुभव की आपने बात की, ये मीठे के साथ में खट्टा जुड़ा हुआ है, यथार्थ नहीं बोले हैं आप, सच्चाई। देखिए, मैं जो बोलता हूँ एकदम साफ साफ बोलने के लिए जाना जाता हूँ। मेरा मानना है, क्योंकि दोनों के संबंध बने अच्छे और बिगड़े भी, अब संबंध को पूरा करना है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का एक सबसे बड़ा संदेश है कि ये नेचुरल अलायंस है। जब भी आप नेचुरल है ये भाजपा या जदयू के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो वो आपको कहेंगे ये नेचुरल अलायंस है। धनंजय जी, चलिए के साथ जब बात करते हैं हम लोग, फिर सुनेंगे चिराग और नेचुरल सम्राट को भी। नेचुरल तो ये है नेचुरल अलायंस, और उनकी है पगड़ी। देखिए, पगड़ी और तो भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे कितना ग्रूम हो पाएंगे वो? क्या आपको लगता है कि वो आने वाले दिनों में नेतृत्व की स्थिति में है? देखिए, धनंजय जी, पगड़ी तो उन्होंने जिस दिन बांधी थी वही गलत काम कर लिया था, क्योंकि वो आकलन नहीं कर पाए थे कि बीजेपी कभी बिहार में सत्ता में निकट भविष्य में तो नहीं आने वाली। आगे 10 साल तक मैं कह सकता हूँ बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, तो इसलिए पगड़ी तो गलत समय पे बांध लिया, गलत जगह बांध लिया। तो तेजस्वी ने बड़ा अच्छा कहा है कि भाई आपकी माँ तो, असली माँ तो आरजेडी थी, माँ ये जो बीजेपी है वो तो जबरन आप उधर चले गए, मेरी माँ सुंदर नहीं दिखती है, मैं इधर चली जाती हूँ, ज्यादा सुंदर है, ये सोच करके चले गए। गोद ली हुई माँ है, मतलब गोद लिया है। ये भी सही कह रहा है। लेकिन जो इनके पूज्य पिताजी थे, मतलब हैं, अभी तो हैं शकुनी चौधरी जी। शकुनी चौधरी जी भी तो जो भाई साहब नवेंदु भाई साहब बोल रहे थे सामाजिक न्याय वाली राजनीति, उसी राजनीति से आए। उनकी कास्ट जो है कोयरी की, वो भी तो सामाजिक न्याय वाली राजनीति में चलने वाली पार्टी, तो कहाँ सवर्णों के साथ खड़ी हो जाएगी? बल्कि बहुत वर्सेटाइल जाती है वो, बहुत क्रांतिकारी जाती रही है जी। बहुत क्रांतिकारी। चलिए, वो तो अलग इतिहास है, वो अलग इतिहास पे बात नहीं करते। लेकिन बात करते हैं कि जो जिस जात से बिलोंग करते हैं वो सामाजिक न्याय वाली जात है, जहां से वो आए हैं ट्रेनिंग लेकर के वो सामाजिक न्याय वाला इलाका है। बिहार में जो राजनीति चल रही है वो सामाजिक न्याय वाली राजनीति चल रही है। 33 साल से लालू और नीतीश ही चल रहे हैं ना, तो सामाजिक न्याय ही चल रहा है ना एक तरह से।
तो वो राजनीति चल रही है। फिर आप बतलाइए कि ये जो पगड़ी बांधी वो दूरदर्शिता नहीं, अदूरदर्शिता है। आप इतने बड़े नहीं हुए कि नीतीश कुमार को सत्ता से उतार के रहेंगे, उसके बाद ही जो है पगड़ी उतरेगी। काहे को भीष्म प्रतिज्ञा ले ली? भीष्म का क्या हाल हुआ? अगर उसी में चले गए तो भीष्म का हाल आपको देख लेना चाहिए था, किसी से सुन लेना चाहिए था कहानी कि भैया भीष्म की क्या हालत हुई। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, वो चक्का भीष्म के लिए कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ी थी, चक्का उठाया था जी। हाँ नहीं वो तो अलग है, वो अलग वो करने के लिए किया था। लेकिन भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन कंवारा रहूंगा, क्या हुआ उसका फाइनली हस्त? ये ब्लंडर था उनका, ब्लंडर का क्या हुआ नतीजा? तो वैसे ही ब्लंडर किया। ब्लंडर ये किया है कि बीजेपी के साथ जो है उनकी राजनीति नहीं चल सकती। बीजेपी सवर्णवादी राजनीति से अलग नहीं हो सकती। और अब बात आती है जात की बात, तो उन्होंने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, ये तो हम सिनेमा वालों को करना चाहिए, वो उन्होंने हेमंत भाई ने किया, हनुमानगिरी, दादागिरी, गांधीगिरी, फलानागिरी हम सुने थे, ये नया वर्ड ला दिया हनुमानगिरी। तो ये बिल्कुल सही है। हनुमान को सत्ता कहाँ मिली? अभी हम धार्मिक प्रसंग जो चुटकुला है वो मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कई लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन बड़ी फेमस चुटकुला है ना? आप सब लोग सुने होंगे, इसलिए आप गुनगुना हंस लीजिए वो सोच करके। तो हनुमान जी की जगह कहाँ है? हनुमान जी की जगह फाइनली तख्त पे तो नहीं है, हनुमान जी की जगह चरणों में। हनुमान जी की जगह चरणों में ना, राम के चरणों में उनकी जगह है, और राम को बसाया हुआ उन्हें अपने हृदय में। तो भाई आप तख्त पे कैसे आओगे? आपने खुद ही तय कर लिया। तो देखिए सम्राट ने भी अपना तय कर लिया पगड़ी बांध करके, और चिराग ने भी अपना तय कर दिया। देखिए ये जो प्रसंग है ये ऐसे ही नहीं आते, आपके मुंह से क्या निकलता है अनायास नहीं निकलता, प्रारब्ध उस तरफ ले जाता है। हालांकि मैं प्रारब्ध को नहीं मानता हूं, फिर भी मैं बताऊं प्रारब्ध उस तरफ आपको ले जाता है। अब बात आती है जनसुराज वाले नेता की बात कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर किस जात से आते हैं? सवर्ण समाज से आते हैं। प्रशांत किशोर का रथ अभी कौन खींच रहा है? आरएसएस बीजेपी खींच रही है। कई बार हेमंत भाई बतला चुके हैं वहां से कि उनका रथ वही फूल लेके आते हैं, उन्हीं के लोग वही माला सजाते बनाते हैं, वही माला पहनाते हैं, वही ताली भी बजाते हैं। ये तो सब हेमंत कुमार जी बताते रहते हैं, अक्सर हम सुनते भी रहते हैं। जिस तरह से वो बोल रहे हैं वो किसके साथ खड़ा है कुछ पता नहीं चलता है। वो मैनेजमेंट से आए हैं, मैनेजमेंट वाला आदमी बड़ा क्लियर होता है अपनी लाइन में, लेकिन वो अभी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें क्लियरिटी नहीं है, वो कंफ्यूज दिखाई पड़ते हैं। कंफ्यूजन की भी वजह है, कंफ्यूजन की वजह ये है कि उनको पता है जो राजनीति करने उतरे हैं बिहार में, वो राजनीति उनके लिए नहीं संभव। बिहार में जातिवादी राजनीति जिसको कर सकते हैं बीजेपी की भाषा में कहीं, अगर उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो वो जो सामाजिक न्याय की राजनीति की धारा आगे जाएगी, आप कहना ये चाह रहे हैं धनंजय जी? नहीं, मैं ये और लाइन लास्ट दलितों की ओर जाएगी। उनका तेजस्वी पे भी आता, बड़ा इतना स्पष्ट आसान नहीं है बिहार किसके हाथ आएगी, बिहार की बागडोर कह देना। मैं इसको आसान लाइन नहीं मानता, बहुत भारी आपने इसका हेडिंग रखी, और ये बड़ी आसान इसकी व्याख्या नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दृष्टि डालने की, ताकि आके नविंदु भाई और हेमंत जी बोले या आप बोले तो उसमें वो दिखाई पड़े, या आगे हम चर्चा करें तो दिखाई पड़े। तो प्रशांत किशोर के लिए भी मुझे जगह नहीं दिखाई पड़ती। अब बात आती है तेजस्वी पे। तेजस्वी में सबसे ज्यादा संभावना है, ये हम सब चर्चा कर चुके हैं। तेजस्वी बढ़िया, इसमें इन चारों में सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं, ये भी सही है। तेजस्वी नीतीश के राजनीति को आगे बढ़ाने, अभी हम लोग बात कर रहे थे, नविंदु भाई ने कहा कि जहां लालू प्रसाद यादव ने राजनीति छोड़ी थी वहां से तेजस्वी लेकर के आगे बढ़े। अब जहां नीतीश कुमार राजनीति छोड़ रहे हैं या राजनीति उनसे छूट रही है, वहां से तेजस्वी लेके आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो राजनीति जिस तरह से अभी तक तेजस्वी जी करते रहे हैं, उतनी सीधी राजनीति उनको नहीं हो सकती है। उनके माध्यम से एग्रेसिव नोट लेना पड़ेगा, आपको जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा। और M/Y समीकरण जो अक्सर आप बोलते रहते हैं कि इतना परसेंट से वो शुरू होते हैं, तो जो इतना परसेंट से शुरू होते हैं वही तेजस्वी के लिए माइनस पॉइंट भी है, ये भी समझिए। तो तेजस्वी को से निकलना भी है कि कैसे निकलेंगे। तो लड़ाई अभी आसान नहीं है। अभी 2024 का चुनाव है, फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे ये भी है, और 2025 में क्या होगा तब कहा जाए। जी, तो आपको तो 9 बजे नागरिक वाले शो को संभालना है, आप रुके रहे तो ठीक है, दोबारा आपकी ओर आएंगे। 9 बजे तक हम भी खत्म करके उधर आ ही रहे आपकी ओर। अभी है आपके
जी अभी हैं तो हेमंत भाई, ये हनुमानगिरी का प्रसंग देखिए, तेजस्वी के सामने तो चुनौती है, और चुनौती ये है कि सिर्फ भाषणों से राजनीति नहीं होती है। 32% में एड ऑन करना है, 32% से बात नहीं बनने वाली है। 32% में भी सेंध है, और नीतीश जी हैं तो जरूर सेंध है, क्योंकि आप कुछ भी कह लें, नीतीश जी की यूएसपी इतनी खराब नहीं है सांप्रदायिकता के खिलाफ, जितनी की वो माइन्यूट चीजें अलग है, लेकिन एक ट्रस्ट वोट उनका भी है, तो दिक्कत होगी, तो राजनीति करनी होगी। तो ये प्रसंग इसको समेटिएगा अपनी बातचीत में, लेकिन थोड़ा हनुमानगिरी और प्रशांत किशोर के बारे में आप बताइएगा। उसके पहले आपको थोड़ा ऐसा नहीं किया जाए कि हम लोग कोई अन्याय करें, जरा चिराग जी के वो सिनेमाई अंदाज का अपीयरेंस और कुछ सुन लें हम लोग। किसको सुना रहे हैं आफरीन, चिराग जी को या प्रशांत किशोर को? कुछ तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ें। सीधा सवाल, आप बात करिए हेमंत भाई, इस बीच में शुरू हुआ तो फिर आगे। ये तेजस्वी के बारे में जो आप कह रहे हैं संजीव भाई, को मालूम ही नहीं है बिहार का वीडियो आ गया, सुन लेते हैं। सब नेता लोग खाता नेता बनावता तो गरीब से बना मजबूत होकर चल जाता, जाकर बैठ के आ गरीब के मोच के खाता। कितना सरकार होइल ना, कितना सरकार होइल, सब देखते देखते हमनी को मरे के किनारे आ गए। रोड पर लड़कन लेकर रहो तानी तो इतना महंगा सब कुछ सामान हो गल बा, गरीब आदमी कहाँ से किनी, क्या करी? 100 रुपया बनियारी मंदिर काफी होई, केहू आता वोट मांग के चल जाता, केहू कुछ नहीं करता। हमनी तो आज ले घर दुआर ना पैसा नहीं तो के वाद वैसा निकल आउता, वोट देते देते चल एकरा के वोट से में आउ तो बात देखे ओ आइयो सब में ना भैया आवत तो या सब लोग आवत कर जोरता रोता गावता, सब लोग हो जाता, जब बीत जाता तो सब लोग संपर्क कर रहे हैं, और जो जनता की शिकायतें हैं वो सुन रहे हैं, इसको एंटी इनकम्बेंसी के खाते में डाल सकते हैं। और 2015 के चुनाव के पहले हमने भी कुछ इस तरह के लोगों से संपर्क किए थे, और खास करके पासवान टोले में, जो हाजीपुर का पासवान टोला है, बहुत शिकायतें थी रामविलास जी को लेकर के। कहीं कहीं चापानल तक नहीं लगा था। आप जानते होंगे यदि कभी उधर गए हों अपनी पत्रकारिता के सिलसिले में, या जो है वो कई घरों में टॉयलेट नहीं थे, सारी शिकायत। लेकिन वोट वैसा नहीं रामविलास जी को दिया भी, कहा भी हमें कि हम रामविलास जी को ही देंगे, बल्कि लड़ते थे। नवेंदु दा आएंगे आपकी ओर, लड़ते थे, एक लड़ाई का डिटेल वर्णन दिया कि कैसे बूथ वो लूटने वालों को भगाया उन लोगों ने। तो ऐसा है हेमंत जी। तो इनकी टिप्पणी सुन लेते हैं पहले दोनों के, तीनों के ही प्रसंगों में। जी संजीव भाई, मैं प्रशांत किशोर पर ही आता हूं। अभी प्रशांत किशोर को आपने देखा, जो वो जनता से संवाद कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर को मैं भी बहुत गौर से देखता हूँ। हाल के दिनों में मुझे उनसे मिलने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो उनके साथ दिक्कत ये है कि वो जनता की समस्या तो सुनते हैं, लेकिन जनता की समस्या पर लड़ते नहीं है। तो राजनीति में आप समस्या सुने और उसको आप रुदाली गाएं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसके लिए आपको लड़ना होता है। आप माहौल ये बना रहे हैं कि बिहार में जो गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, भ्रष्टाचार है, तमाम आप माहौल बना रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि ये सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने किसको वोट देना, क्योंकि आप ही वोट दे करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो तय कीजिए कि आपको किसको वोट देना है। तो ये सब जो है, मुझे लगता है कि एक सिनेमाई डायलॉग टाइप का लगता है। और वो बिहार की खास करके जो राजनीति है, वो दिल्ली वाली राजनीति नहीं हो सकती है जो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है। तो बिहार में आपको अगर जनता की समस्या पर की बात अगर करते हैं, तो उस पर आपको लड़ते हुए भी दिखना पड़ेगा। जो कमी प्रशांत जी में मुझे दिखाई देती है, वो अच्छे संगठन करता है, लोगों को उनकी अपील भी है, लेकिन वो सिर्फ समस्याएं सुनते हैं और वो लोगों को कोसते भी हैं।
तो इससे मुझे लगता है कि वो बहुत अधिक बात उनकी बनने वाली नहीं है। हाँ, ये होगा कि प्रशांत किशोर जी एक जो उनकी जो छवि रही है कि वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के मैनेजर के रूप में वो जो काम कर रहे थे, उससे निकल करके एक नेता के रूप में एक वो विनोबा भावे वाली उनकी छवि हो सकती है। उनको नया विनोबा भावे आप समझ सकते हैं, लेकिन वो सत्ता के संचालन में और लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर के लड़ने के लिए आगे निकले, इस तरह का कोई ये नहीं करते हैं। इसलिए वो वन मैन शो उनका अधिक है, क्योंकि उन्हीं को सुना जाता है और वही बोलते भी है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि उनकी कमजोरी है, और इसी वजह से वो बिहार में मुझे कोई बहुत बड़ा बदलाव उनका उनकी पार्टी जो है जनसुराज, वो कोई बड़ा उसमें अपने आप को पार्टनर बना ले, मुझे नहीं दिखाई देता है। अब रही बात की चिराग पासवान की, चिराग पासवान पर मैं फिर से आता हूं और ये बात मैं साफ साफ कहता हूं कि चिराग पासवान जो अभी जो कुछ कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो उनका अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उस समाज का वो अपीयरेंस नहीं है। वो अपने आप को दिखाते हैं, उनके हाथ का कलेवा, उनके हाथ की उनकी उंगलियों में जो पहनी गई अंगूठियां हैं, और उनके ललाट पर जो लंबा लाल वाला चंदन होता है, और उनकी पूरी जो वैचारिकी है, उससे ये लगता है कि वो मुझे लगता है कि वो किसी ब्राह्मण समाज के किसी ऐसे व्यक्ति की छवि वो प्रेजेंट करते हैं जो कि सुबह शाम पूजा करता है और उसके बाद राजनीति में भी वह छौंक लगाता है। तो इस तरह की जो छवि है, वो छवि आप अपने लिए एक संसदीय सीट, अपने सगे लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए 2-4 सीटें जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन पैन बिहार लीडर के रूप में आप नहीं हो सकते हैं। आप फिलर के रूप में काम कर सकते हैं। छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर, लेकिन क्या पासवान समाज ऐसा भी हिंदू विरोधी है क्या? पासवान समाज के भीतर भी तो पूजा पाठ को लेकर के, और आपको क्या कुछ अलग है इससे पासवान समाज? नहीं, मैं तो मानता हूं कि पासवान समाज क्या पूरा बिहारी समाज में देखिएगा तो सभी जाति के लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, लेकिन वो जो उनका जो आडंबर जो है, वो आडंबर आम जो बिहारी है वो आडंबर में भरोसा नहीं करता है। पूजा पाठ लोग करते हैं, आडंबर जो है वो अलग है, ये धर्म का आडंबर है, पूजा का आडंबर है, वो अलग है। और धर्म प्रेमी होना, धार्मिक होना, आस्थावान होना और पूजा पाठ करना वो अलग है। तो दोनों चीजें अलग है। तो वो जो अपने आप को जो शो ऑफ करते हैं, वो इस रूप में करते हैं जैसे वो रिप्रेजेंटेटिव ये अपने आप को दलित नेता के रूप में ये दर्ज कराते हैं, लेकिन उनका पूरा कार्य व्यवहार जो है वो बीजेपी की पूरी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला होता है। आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कभी नहीं लेते हैं। रामविलास जी से के पूरे पर्सनालिटी से भी उनका एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है उनकी पूरी पर्सनालिटी। रामविलास जी का पूरा व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे तो उसमें वो कहीं फिट नहीं बैठते हैं। लगता ही नहीं है कि वो रामविलास जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले शख्स हैं। तो ये उनके साथ जो कमी है, वो मुझे लगता है कि फीलर के रूप में हो सकते हैं, लीडर के रूप में वो काम नहीं कर सकते हैं। वो फीलर है, लीडर नहीं है। जी तो मैं कुल मिलाकर के एक छोटी टिप्पणी, अब प्रोग्राम कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। नवेंदु दा, कुल मिलाकर चेहरे यही हैं, लेकिन बिहार की राजनीति कांग्रेस के पास तो कोई युवा चेहरा है भी नहीं। उनका जो कुमार है, कन्हैया कुमार, वो राहुल गांधी के साथ घूमता हुआ बिना जमीन के, वो जैसे उसको कह सकते हैं अमरलता की तरह घूम रहे हैं। तो हैं तो यही चेहरे। इन चेहरों में क्या आप देख रहे हैं, कौन लीडरशिप लेने वाला है और बिहार का भविष्य कैसा है? छोटी देखिए, काफी बातें हो गई, मुझे लग रहा है कि और सब लोगों ने अलग अलग नेताओं को एक तरह से फोकस किया, बताया भी। जैसे हेमंत ने चिराग के बारे में बताया, फिर प्रशांत किशोर के बारे में भी बात हुई। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी। हाँ, तो उस तरीके से तो ये तो है। देखिए,
दो नेता जो अगर मतलब जैसे आगे बिहार की राजनीति है, और राजनीति में ठीक है कि किसके अंदाज क्या है, किसके वो अंदाजे बयां क्या है, उसके क्या तौर तरीके हैं, ये सब तो पब्लिक रीड करते ही है। लेकिन एक जो बात है ना कि हमने कहा कि सामाजिक न्याय की ही विरासत जो है, वही आगे की राजनीति भी बिहार में वही चलेगी, जो बाद में और भी हमारे साथियों ने ये बताया कि जो पूरा जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना में फिर जो नए नए वर्ग निकल कर आए हैं, उसी ओबीसी और उसी दलित और उसी से निकल के जो समूह नए नए तैयार हो रहे हैं। मुझे देखिए, एक इंटरव्यू मैंने नीतीश कुमार का किया था 2000 में, जब हफ्ता दिन के लिए सरकार उन्होंने बनाई थी, तो मैं एक वो समय मैगजीन का वो संपादक था, कार्यकारी संपादक न्यूज ब्रेक, तो वो साप्ताहिक तौर पर निकलता, तो उसमें एक इंटरव्यू मैंने नीतीश कुमार का किया था। मुख्यमंत्री जब वो गिर गए, मतलब एक हफ्ते के बाद, उसके बाद हमने किया था, तो एक बात उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। हमने ये पूछा कि ये क्या हुआ, फिर ये सवाल भी उठाया कि भाई आपको अंततः बाहुबलियों के शरण में जाना पड़ा। उस समय निर्दलीय पूरा एक ग्रुप जो है बाहुबलियों का एकत्रित हुआ था। क्या बता रहे हैं? ब्लॉक था निर्दलियों का। हाँ, निर्दलियों का एक ब्लॉक था और वो उसमें सारे बाहुबली थे, ज्यादातर बाहुबली थे। ये सब सूरजभान, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला वगैरह वगैरह, वो आनंद मोहन की पार्टी के भी एक दो उसमें विधायक जीत कर आए थे उस समय, बीपीपा का। तो उस तरीके से इन लोगों ने सपोर्ट दिया और उस सपोर्ट से भी कोशिश हुई कि सरकार जो है नीतीश कुमार की बच जाए। तो खैर, तो उस इंटरव्यू में एक बात मैंने पूछा जब यही, तो फिर उन्होंने बताया कहाँ चूक रह गई, तो वो चूक बताते हुए नीतीश बयान करते हैं, तो वो उसमें फिर ले जाते हैं कि लेकिन ये जान लीजिए जो भी हो, कल की राजनीति के बारे में उनका वो मानना था, और उसी को हेडिंग भी मैंने हेडलाइन भी बनाया था कि कल गए शूद्र आएंगे शासन और सत्ता में और शूद्रों की होगी सरकार। ये नीतीश कुमार का तब ये कहना था, और उस आधार पर ही ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, मुसलमान पसमानदा, ये सारे जो दूसरा जो मैंने नाम लिया, इसकी राजनीति करते हुए नीतीश कुमार वहां बढ़ते हैं। तो एक मतलब बिहार के अभी आगे भी यही चलेगा, इसलिए कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चक्र जो है ना पूरा नहीं हुआ है अभी इन सारे जातियों के जागरण का और सामाजिक तौर पर जागरण का, तो ये अभी चलना है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो नेता हमारे सामने उपलब्ध हैं, तो सबकी बात हो ही गई है। देखिए, उस सामाजिक संरचना में चिराग जो है एक महत्वपूर्ण नेता है, और चिराग का क्या है, वो उनका पहनावा ओढ़ावा, ये सारी बातें, वो तेजस्वी के मुकाबले मैं मानता हूं कि वो न तो उतने पढ़े लिखे मतलब शिक्षा, वो डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो तेजस्वी को जो सोहबत संगत मिली नेताओं की, जो उनकी विरासत रही पिता की, या फिर वो बार बार समाजवादी अपने को कहते हैं तेजस्वी, वो बिल्कुल नौजवान और कहता है सोशलिस्ट, तो मुझे एक अजीब लगता है कि मैंने कि देखिए वह चेतना है कि सोशलिस्ट वो खुद कहता था, तो कहते हुए सुनने में आता है। तो ये एक बात है चिराग का की पूरी बातचीत, जैसे सम्राट की मूल्यांकन हम लोगों ने किया ना कि भाई उनमें ये दिखाई देता है, लेकिन चिराग में जो है वो कहीं से भी एक पब्लिक कांटेक्ट तो दिखाई देता है। कोई घटना हो, कुछ भी हो, तुरंत चिराग पहुंच जाते हैं। लेकिन चिराग एक तो अपनी राजनीति तय करने में, जो हेमंत ने बहुत बढ़िया बात कहा कि हनुमानगिरी से करने वाले कोई कभी अपनी राजनीति नहीं कर सकते, तो ये एक वजह है। वो उनके पास जैसे उधार लिया हुआ सब कुछ है, पिता से उन्होंने क्या लिया ये पता नहीं चलता है। तो इस कारण से जो और एक जो मैं बात कह रहा हूं, लेकिन चिराग का महत्व क्या है बिहारी राजनीति में? चिराग का महत्व है जो उनके पिता ने भी यह बयान किया था, बहुत बखूबी बयान किया था कि पासवान की राजनीति, रामविलास पासवान की राजनीति, उनकी विरासत चिराग की राजनीति, ये है बिहारी राजनीति में जोरन की राजनीति। ये जोरन है, और इस जोरन जीतन राम मांझी का परिवार भी इसकी राजनीति
हाँ करेगा, वो मांझी ने वहीं से ये जोरन शब्द भी लिया, लेकिन ये मूलतः ये जोरन शब्द जो है रामविलास पासवान का है, और अगर दही जमानी है सत्ता की तो उसमें ये जोरन काम आएगा। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी के साथ साथ अगर चर्चा कहीं होती है मुकाबिल में और युवा नेता के तौर पर, तो वो चिराग की हो जाती है। तो इसलिए कि बिहार की ऐसी बुनावट भी है। तो एक मैं ये कहना चाह रहा था, और दूसरी बात ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर पर 2 शब्द सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, जो हेमंत ने बहुत बढ़िया से बताया भी। देखिए प्रशांत किशोर के बारे में वो सारी बातें हैं जो हेमंत से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बिहार की और खासियत है, और इस तर्ज पर कोई नेता अगर आज की राजनीति में नहीं आएगा तो वो नेता नहीं बनेगा और जनता उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। वो नेता क्या है, देखिए ये पूरे बिहार एक लड़ाई का, एक आंदोलन का, जो सारी पार्टियां हैं, संघर्षों का, जन संघर्षों का, बड़े बड़े आंदोलनों का, ये वो बिहार है। और सारी पार्टियां जो आज काम कर रही हैं वो सब इन्हीं से कहीं ना कहीं निकल कर आई हैं। कोई ना कोई एक बड़े आंदोलन का, छोटे आंदोलन का, वो सब लोग उसकी उपज हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल जैसे कि कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, कि वो पता नहीं चल पहले बनाया नहीं हो लेकिन वो सारा मशीन जुटा के बना देगा भाई जाए। तो प्रशांत किशोर के पास जो एक उसको व्याख्यायित भी किया हेमंत ने, कहा कि उन्होंने कोई वो संघर्ष वो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ वो बताने का कि ये नहीं है, वो नहीं है, एक लालू की लालटेन है, एक नीतीश का तीर है, कभी उस पर लटक जाए। हाँ, तो सारे मलामत करते हैं, विकल्प तो अपने को बताते हैं वो कि हम विकल्प हैं। माने विकल्प मतलब कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े जाइए। वो वोटर्स को अवेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन वोटर अवेयरनेस अगर होगा तो जाएगा कहां फिर? तो वो दिशा तो देनी पड़ेगी। तो जन उनके पास भी मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं है, और मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं है तो वो कोई नेता, चाहे प्रशांत किशोर हो, और यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि इंडिया गठबंधन के नेता भी, जो देश के हालात हैं, जिस मोड़ पर आकर देश खड़ा हो गया है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारी है, और राहुल गांधी एक अकेला नेता मान लीजिए कि वो सड़क पर निकला हुआ है, लेकिन विपक्षी गठबंधन, महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, इसके सारे नेता भी अगर सड़क पर मुद्दों को लेकर नहीं उतर कर आएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पता नहीं कहां गया, खत्म हो गया, महिला पहलवान पता नहीं कहां गए। तो ये नहीं हो, तो आप सत्ता का विकल्प तो नहीं खड़ा कर सकते हैं, ये मैं सिर्फ कहना चाहता था। तो इस आईने में देखा जाए तो बिहार के नेताओं में ये 2 तस्वीर दिखाई देती है। बात आपने कही कि वो सत्ता का विकल्प जब तक नहीं देंगे आप, जो जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो जनता नहीं जाती है। सबसे बड़ी बात आपने कही, जो इस पूरी बातचीत का ही जिस्ट है, जो हम सब ने कही, वो ये है कि बिहार में, हेमंत जी ने उसको डिटेल में कहा, बिहार में शूद्रों की ही सत्ता होनी है, जो नीतीश जी कहा करते थे। और ये बिहार में दलित राजनीति का दुर्भाग्य है कि उसे जोरन की राजनीति करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया है जो रामविलास पासवान जी कह रहे थे, लेकिन ये स्थिति है। और आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, नवेंद्र आप जुड़े, हेमंत जी आप जुड़े, और हमारे साथ थे धनंजय जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं 9 बजे भी नागरिक का कार्यक्रम आएगा स्त्री काल पे, और कल फिर मिलते हैं 8 बजे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार जी।